गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टेक योर सीट। बस अंकुर जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए, अपने बारे में कुछ विशेष जानकारी दे दीजिए ताकि हम फिर आगे आपसे कुछ बातचीत करें। आप थोड़ा पीछे होकर के बैठ जाइए और पैर को थोड़ा सीधा कर लीजिए और सीधे बैठिए एकदम। इंट्रो लिस्ट में देखा गया है तो आपने इंट्रो भी दिया है अच्छे से, और आपने कुछ चीज़ें बताई है कि आपने क्या क्या चीज़ें स्टडी की है। जैसे आपने कई सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, कई सब्जेक्ट की अच्छे से जानकारी की है, जैसे हिस्ट्री भी बताया आपने, ज्योग्राफी बताया, और इस तरीके से बात करें वर्ल्ड मैप के बारे में आपको कुछ जानकारियां हैं, साइंस भी आप पढ़ रखे हैं। तो इस तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपने पाषाण काल पढ़ा होगा, स्टोन एज, तो उससे मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूं कि आप पाषाण काल में या स्टोन एज के बारे में कुछ अच्छे से बताइए कि आपके पास क्या क्या जानकारियाँ हैं। सर, पाषाण काल का अर्थ पत्थरों का समय होता है, और पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल, और चौथा उत्तर पाषाण काल है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, जिसमें आग की खोज हुई और उसमें जो लोग थे वो अपने ही जाति के लोगों को खाते थे। और मध्य पाषाण काल में जो लोगों को खाने की क्रिया बंद हो गई, उसमें लोगों को दफनाने की क्रिया शुरू हो गई, जिसे हम लोग अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। वहाँ पे मध्य पाषाण काल में जो लोग थे वो खाते थे और घूमते थे, आगे चलते जाते थे, उनका कहीं रहने का स्थान नहीं था। और नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ और वहाँ पे लोगों ने पशुपालन भी शुरू कर दिया और खेती करना भी शुरू कर दिया। और उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुई, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। पाषाण काल में आपने विशेष जानकारियाँ दी हैं। चलिए मैम, अब आप। अंकुर जी, ये बताइए कि आपने साइंस पढ़ा है तो माइक्रोकांडिया के बारे में आप कुछ बताइए। मैम, जैसे ऑक्सीशोषण का कार्य करता है और ये ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का निर्माण करता है, और ये कोशिका का पावर हाउस होता है, और ये खुद के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है खुद के लिए भी ऊर्जा बनाता है। और सर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू अंकुर। सर आप पूछिए। अंकुर जी, आपने मैप के बारे में भी पढ़ा है, तो आप हमें ये बताइए कि ओसेनिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या फर्क है। ओसेनिया एक महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया एक देश है, लेकिन ओसेनिया को 4 भागों में बांटा गया है। एक ऑस्ट्रेलिया, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा माइक्रोनेशिया, तीसरा पॉलिनेशिया, चौथा माइक्रोनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा, ओसेनिया का एक हिस्सा ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है। लेकिन इसका जो नाम है महाद्वीप का, इसका नाम ओसेनिया महाद्वीप है। और इतना ही, मुझे इसके बारे में इतना ही जानकारी है। थैंक यू अंकुर। अब मैम आप। तो अंकुर जी, आप ये बताइए कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की मदद करना चाहे तो किस किस कामों में कैसे कर सकता है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ की मदद लगभग हर काम में कर सकता है, जैसे कि बच्चों को नहलाना और बच्चों को खाना खिलाना, और जैसे कि काम है बच्चों को स्कूल भी ले जाना, और जैसे घर के घरेलू काम है अपने कपड़े खुद धो लेना, और जैसे कोई खाना खाए तो खाना खाकर खुद बर्तन धो लेना, और चाय, जैसे कि कोई अपने कॉफ़ी पीता है, चाय पीता है तो उसको खुद बनाकर पी लेना। तो ये घरेलू काम में एक हस्बैंड अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से टाइम बचा सकता है। थैंक यू अंकुर। सर आप पूछिए। अंकुर जी, आपके लाइफ से जुड़ा एक सवाल है, आप शादी करेंगे? यस सर, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो बताइए कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं, इसके कोई विशेष कारण हमको बताइए। इसके कारण भी मैं बताऊंगा। जैसे
जैसे कि एक जाति होती है हमारी मनुष्य की जाति, तो हम जैसे शादी नहीं करेंगे तो हमारी जाति कैसे आगे जाएगी, हमारी जाति के लोग कम होते चले जाएंगे। और घर के वंश भी बढ़ाने हैं कि घर और आगे जाए। जैसे बुढ़ापे में एक साथ भी होता है। प्रकृति का ये नियम है कि जैसे अपने ही जाति को बरकरार बनाने के लिए हमें शादी करनी पड़ती है। अपने ही जाति को जीवित रखने के लिए हमें शादी करनी ही पड़ेगी। और जैसे समाज में भी दबाव रहता है, समाज में भी गलत संदेश जाता है कि आप शादी नहीं करेंगे तो लोग गलत सोचने लगते हैं, तो इसलिए हम लोग को शादी करना जरूरी है। थैंक यू अंकुर जी, आपने प्रश्नों के जवाब भी दिए हैं, अच्छे तरीके से दिए हैं। आपके प्रश्न के जो जवाब आए हैं वो भी लगभग एवरेज हैं, ठीक ही हैं। सबसे पहले इंट्रो भी आपने अच्छा ही दिया है और देखते हैं, यानी कि आपकी जो भाषा शैली है वो भी एवरेज है। आपकी जो ड्रेसिंग जो है वो भी एवरेज ही है, ठीक ठाक ही है। आप बीच बीच में जो क्वेश्चन के जो आंसर्स दे रहे हैं उनका सेंटेंस थोड़ा कम आ रहा है, यानी फैक्ट चीज़ें जो है आप कम ला पा रहे हैं। तो कुछ वर्ड पर विशेष ध्यान दीजिए कि वर्ड को जो हम यूज कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ मतलब उसका निकलना चाहिए। हम ऐसे किसी भी बातों को स्पष्ट ना करें ताकि हमें कोई भी चीज़ें जो है एग्जैक्ट पता ना चलें। जब हमको एग्जैक्ट कोई चीज़ें पता चलती हैं तो वो वर्ड जो होते हैं वो आपके ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसे वर्ड का यूज करिए ताकि सामने वाले को ये पता चले कि आप वास्तव में किस बात पर चर्चा कर रहे हैं या किस बात को बताना चाह रहे हैं। तो इस पर विशेष ध्यान रखिए। सॉरी बोलने का तरीका भी आपका है अच्छा। जो चीज़ें आपको नहीं आती है वो आप एग्जैक्ट बोल देते हैं, सॉरी सर नहीं आती है। चलिए, तो इस तरीके की सारी चीज़ें ठीक ठाक है, एकदम उत्कृष्ट, एक्सीलेंट। तो अंकुर जी, अब आपका इंटरव्यू समाप्त होता है और आप भी, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर ऐसी ही मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, अपने जीवन में एक अच्छे पद पर पहुँचें, अपने जीवन में एक अच्छे से अच्छे पद पर पहुँचें। हमारी आपके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर।